नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, उपस्थित हूँ आपके समक्ष नवीनतम टॉपिक लेकर। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को और एग्ज़ाम के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है। और इसी चीज़ को देखते हुए इस टॉपिक की कम से कम मैं 3 वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन वीडियो को शुरू होने से पहले एक दो बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार मेरे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज आते रहते हैं कि सर पढ़ाई कैसे करें। तो सभी को पता है 746 पद आए हुए हैं और लगभग सभी ने फॉर्म अप्लाई किया होगा। तो देखिएगा, आपको करना क्या है, आपके पास बुकें होंगी जैसे परीक्षा वाणी हुई और अन्य काफ़ी सारी आज के दौर में उत्तराखंड में जो कोई भी अच्छे से तैयारी कर रहा है उसके पास रहती ही हैं। तो आप सिंपल सा आपको क्या करना है, आप एक टॉपिक को चुन लें। जैसे आपको पता है मैं जनजातियाँ मैंने चला दी है, तो आप उसको अच्छे से टॉपिक को पढ़ लें, पूरे जनजाति को 2 से 3 बार पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पर हमारी वीडियो को देखें और साथ साथ में एक नोटबुक रख लें। और जैसे मैं 30 क्वेश्चन कराता हूँ तो 30 नंबर लिख लें और जैसे मैं क्वेश्चन मालूम करूँ आप आंसर लगाते रहें, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा। क्योंकि साथियों, इस टॉपिक की मैं बात करूँ तो बहुत कन्फ्यूजन है। आप 10 बार भी इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको याद ही नहीं हो पाता है। अगर आपने याद कर लिया तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद आप इसे भूल जाएंगे और आपको पुनः ये पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप इसे मजबूत बनाना चाहते हैं तो पहले आप अपनी बुक से पढ़ें। उसके बाद मैं आपको यहाँ वीडियो दिखाऊंगा, तो आप वीडियो में जैसे मैं क्वेश्चन मालूम करता हूँ आप अपनी नोटबुक पे लिखते रहें। उसके बाद मैं इसकी पीडीएफ आपको दूंगा, तो आप फिर दोबारा से पीडीएफ खोलें, फिर इसको टेस्ट दें। उसके बाद मैं टेलीग्राम पर भी इसका टेस्ट कराता हूँ इसी टॉपिक के जो क्वेश्चन मालूम करूँगा। तो आप जब 4 से 5 बार किसी भी चीज़ का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 100% भी ना कहूँ तो लगभग 90% आपको इतने अच्छे से याद हो जाएगा कि अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो 10 में से 9 क्वेश्चन अगर जनजाति से आए तो आप करके उसे आएंगे। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो आप लास्ट समय के पेपर भी उठा लीजिएगा, तो अधिकांश क्वेश्चन जनजातियों से परीक्षा वाणी से ही मालूम किए जाते हैं। लेकिन मैंने परीक्षा वाणी के साथ साथ अन्य बुकों से भी क्वेश्चन इसमें रखे हैं, क्योंकि एग्जामिनर के मूड का कुछ नहीं पता कब क्या आ जाए। तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है और जितना अधिक से अधिक आप प्रयास करेंगे उतना ही आपके लिए कारगर रहेगा। तो आज का टॉपिक हमारे जनजाति का टॉपिक है। तो मैं टेस्ट को शुरू करने से पहले कुछ आपको बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि मैंने टेस्ट में नहीं ली है लेकिन बहुत नॉर्मल और बेसिक है, आपको याद भी होंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर बेसिक नॉलेज ही मालूम कर लेता है। तो अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में जनजाति, जिसे आप अनुसूचित जनजाति या एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जानते हैं, तो वर्ष 1967 में उत्तराखंड में, हालांकि उस समय उत्तराखंड नहीं था लेकिन ये उत्तर प्रदेश में था, तो इस वाले क्षेत्र में कुल 5 जनजातियों को आपका एसटी में शामिल किया गया था। और उसमें अगर हम बात करें कि वर्तमान में अगर हम बात करें जो 5 जनजातियां उत्तराखंड में, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? थारू की है। और न्यूनतम जनसंख्या आपके राज्य की आ जाती है। अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक जनजाति राज्य के किस जिले में है, तो आपके यूएस नगर में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है। और न्यूनतम की बात कर लूँ तो साथियों, न्यूनतम आपके रुद्रप्रयाग में जनसंख्या आ जाएगी। ये तो थी जनसंख्या के अकॉर्डिंग। अगर मैं साथियों बात करूँ प्रतिशत में कि सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति का कहाँ है, यानी कि एसटी का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है, तो यहाँ भी आपका यूएस नगर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कम की बात कर लूँ तो साथियों टिहरी गढ़वाल में सबसे कम प्रतिशत में अनुसूचित जनजाति निवास करती है। देखिएगा, एक होता है अनुसूचित जाति जिसे हम एससी या शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, और एक होता है आपका एसटी जिसे हम अनुसूचित जनजाति या हम इंग्लिश में जाए तो शेड्यूल्ड ट्राइब इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिएगा हम बात कर लेते हैं जो अनुसूचित जनजाति इसकी साक्षरता के बारे में। तो प्रदेश में 73.9% साक्षरता है आपके एसटी की। इसमें अगर हम और बात करें कि सर्वाधिक प्रतिशत साक्षरता किस जिले की है एसटी वालों की, तो रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक एसटी साक्षरता है। और न्यूनतम में बात कर लूँ तो यूएस नगर में न्यूनतम एसटी साक्षरता आ जाती है। उसके बाद में अगर हम बात कर लें साथियों कि एसटी मेल सर्वाधिक कहाँ पर पढ़े लिखे हैं, तो आपके अल्मोड़ा में सर्वाधिक एसटी मेल साक्षर हैं। और सर्वाधिक एसटी, अगर मैं वुमेन की बात कर लूँ तो वुमेन में सर्वाधिक आपकी एसटी की अल्मोड़ा में ही पढ़ी हुई है। अब मैं न्यूनतम एसटी साक्षरता पुरुष की बात करूँ
पुरुष हो या महिला हो, दोनों ही न्यूनतम है आपके उधम सिंह नगर में। तो ये थी हमारी साक्षरता के संबंध में। हालांकि आपको एक समझ नहीं आया होगा, आप 2 से 3 बार इस वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो आपको श्योरली आराम से समझ आ जाएगा। अब मैं बात कर लूँ कि जैसे आपकी विधानसभा में 70 निर्वाचित सीट है, तो उन 70 निर्वाचित सीटों में आपकी चक्रोता जो कि देहरादून में आती है और एक आपकी नानकमता जो कि उधम सिंह नगर में आती है, ये दोनों सीटें ही विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। तो ये थोड़ा बेसिक था, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि काफ़ी बार कुछ न्यू स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर थोड़ा बेसिक भी आप समझा दीजिएगा, तो वो मैंने आपको समझा दिया है। वैसे इस टॉपिक की बात करूँ तो इसमें कुछ समझाने वाला वैसे है नहीं, क्योंकि रटने का है इसमें सारी चीज़। आपको मैं समझाऊंगा पूरा खोल के, तो वहाँ भी आप रटेंगे। चलिएगा, पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मनोज सागर का संबंध किससे है? मनोज सागर जो कि एक जौनसारी जनजाति से संबंधित है, तो इनका जो संबंध है वह आपका गायक शैली से, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य में एसटी समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो राज्य में जो एसटी के लिए आरक्षण है वह 4% बताया गया है, यानी कि जो राज्य में आपके सरकारी नौकरियां हुई या अन्य कोई इस प्रकार का जहां पर साक्षरता से संबंधित हो या जहां पर नियुक्ति की जाए, तो ऐसी सेवाओं में 4% का आरक्षण दिया गया है एसटी समुदाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे कम एसटी आबादी कहाँ निवास करती है? हालांकि ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, तो फिलहाल इसका आंसर होगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में सबसे कम एसटी आबादी निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, थारू स्वयं को किस वंश का मानते हैं? तो जो थारू आपकी जनजाति है वह स्वयं को आपका किरात वंश का मानती है कि हम किरात वंश के थे, और वैसे ही आप अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज भी थारू जनजाति के लोग ही मानते हैं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोक्सा लोग सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो बोक्सा लोग सर्वप्रथम आपके चंपावत के वनबसा में बसे थे, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर साथियों में चंपावत की बात कर लूँ तो चंपावत में कुछ मंदिर है जो कि महत्वपूर्ण है, जैसे आपका खटोचकच मंदिर, नागनाथ मंदिर, क्रांतेश्वर मंदिर और आपका बालेश्वर मंदिर भी यही है। उसके बाद में यहाँ पर एक नौढूंगा घर है जो कि फेमस है, कहा जाता है 9 पत्थरों का वो बना हुआ है, और जो आपके चंपावत के तल्ली मांदली गांव में स्थित है। उसके बाद में अगर मैं और बात कर लूँ तो साथियों बाणासुर का किला यहीं पर है, एक हत्या नोला यहीं पर है, आपके ग्वाल देवता का मंदिर भी यहीं पर है, और आपका एक आश्रम है जिसे मायावती आश्रम के नाम से जाना गया है। इस मायावती आश्रम में आपके स्वामी विवेकानंद जी को आपको शांति प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में अन्य में बात कर लूँ साथियों तो देवीधुरा इसी जगह पर है, और इस देवीधुरा में बाराही धाम पर एक मेला लगता है जिसे बग्वाल मेला या पाषाण मेला कहा गया है। कहा जाता है कि ये मेला रक्षाबंधन के दिन लगता है, और पहले इसमें पत्थरों से एक तरह से एक खेल होता था, पत्थर एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे, लेकिन उसके बाद में अब ये इस युद्ध में या इस मेले में आपका फल और फूल फेंके जाते हैं, जिसका उल्लेख, यानी कि इस देवीधुरा में जो मेला लगता है बग्वाल मेला, इसका उल्लेख एक बुक है मेन ईटर ऑफ कुमाऊं जिम कॉर्बेट की, उन्होंने भी इसका वर्णन किया है। अगर मैं और बात कर लूँ तो साथियों आपका श्यामताल और मीठा रीठा साहिब जो गुरुद्वारा है, और इस गुरुद्वारे की स्थापना 1960 में हुई थी, ये स्थान भी यहीं पर है। और आपका एक पंचेश्वर बांध जो कि काली और सरयू के संगम पर है, वह भी आपका चंपावत में स्थित है। पूर्णगिरि मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर गुफा, ये सारी स्थान आपके चंपावत में है। तो इस मैंने 2 मिनट के वीडियो में आपको सभी चंपावत के महत्वपूर्ण स्थान पढ़ा दिए हैं। कुछ नहीं पता एग्जाम में क्या आ जाए, इसलिए आप नोट करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बनरोत या जंगल का राजा के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो बनरोत या जंगल के राजा के नाम से हम जौनसारी को जानते हैं, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जंगल से एक बुक है आपकी, नाम बुक भी है और एक मूवी भी बनी थी वैसे, तो जंगल बुक एक मूवी है, जंगल बुक एक पुस्तक है और एक मूवी भी है, और इस पुस्तक के लेखक आपके रुडयार्ड किपलिंग जी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोक्सा जनजाति कितनी उपजातियों में विभक्त है? तो आपकी बोक्सा जनजाति 5 उपजातियों में आपकी विभक्त हो जाती है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल
करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजी जनजाति की भाषा को क्या कहा जाता है? तो राजी जनजाति की भाषा को कहा जाता है मुंडा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाता है। अगर हम बात करें भाषाओं की, तो आपके जो भारत का हमारा संविधान है और उस मूल संविधान में 8 भाषाओं का उल्लेख था, और 8 भाषाओं का उल्लेख था। उसके बाद में आपको आंसर ये बताना है कि शुरुआत में तो 8 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, क्योंकि इसमें लगभग 3 बार आपका संशोधन हुआ है। तो आपको ये बताना है कि वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी भाषा, जैसे आपका सिंधी जुड़ी और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये सब जुड़ चुकी है। तो आपको टोटल फिलहाल बता देना है कितनी भाषाएं वर्तमान में हमारे संविधान में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोक्सा लोग गांव को क्या कहते हैं? तो बोक्सा लोग गांव को आपके मांझरा कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। गांव की मैं बात कर लूँ तो आपका ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में आ जाता है। आपके 4 मीनार भी आपके हैदराबाद में है, जिसे कोली कुतुब शाह ने बनवाया था। अगर मैं गांव की और बात कर लूँ तो वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नरेंद्र सिंह तोमर जी वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री हैं। और आपका एक अनुच्छेद संविधान में है 40। इस अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का या पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी जनजाति काष्ठ कला में निपुण होती है? लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो आपकी राजी जनजाति काष्ठ कला में निपुण है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस जनजाति में जादू टोना एवं तंत्र मंत्र अत्यधिक प्रचलित है? तो ये जनजाति आपकी बोक्सा जाति है। इस बोक्सा जनजाति में जादू टोना एवं तंत्र मंत्र अत्यधिक प्रचलित है। अगर मैं जादू टोने का एक वेद भी आपका आता है, अथर्ववेद, जो कि सबसे नवीनतम वेद है। इस अथर्ववेद में जादू टोना, प्रेम, वशीकरण, इस तरह के जो आडंबर हैं उन सभी का वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, थारू जनजाति के लोग विवाह की सगाई रस्म को क्या कहते हैं? तो जो थारू जनजाति के लोग हैं वह अपना पराया के नाम से जानते हैं। विवाह में जैसे हमारे नॉर्मल हम बोलते हैं सगाई हो गई, और इनमें कहा जाता है कि अपना पराया हो गया। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जौनसार के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो जो जौनसार जनजाति है उसमें बहुत सारे आपको गायक देखने को मिलेंगे, और उसमें भी जो सबसे आपके प्रथम कवि माना गया है, कविताएं जिन्होंने लिखी है, वह पंडित शिवराम जी को माना जाता है। क्वेश्चन का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस जनजाति का मुख्य भोजन चावल व मछली है? तो आपकी थारू जनजाति आ जाती है, इसका मुख्य भोजन आपका चावल व मछली है। अगर मैं बात कर लूँ कि मछली, तो एक क्वेश्चन आता है कि मछलियों का अध्ययन किस में करते हैं? तो एक थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए मछली पालन का अध्ययन किस में करते हैं, तो आपका पेशी कल्चर में मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। और सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश आपका चाइना आ जाता है। अगर मैं चावल की बात कर लूँ तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन भी आपके चाइना में होता है। और अगर मैं भारत की बात कर लूँ तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जौनसार जनजाति का सर्वाधिक शान शौकत वाला विवाह कौन सा है? तो अगर मैं बात करूं तो बेबाकी, बाजदियार, बोई दो दीद की, ये 3 प्रकार के विवाह हैं जौनसार जनजाति में। और इसमें भी जो सबसे उच्च या सर्वाधिक शान शौकत का माना जाता है वह बाजदिया विवाह माना जाता है। क्लियर है? सबसे न्यूनतम आ जाए तो बेबाकी जो प्रकार का विवाह है इसे सबसे न्यूनतम माना गया है। तो फिलहाल आंसर आपका बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दीपावली के अवसर पर जौनसारी कौन सा नृत्य करते हैं? तो दीपावली के अवसर पर भेला नृत्य किया जाता है जौनसारियों के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, थारू लोग होली के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? तो थारू लोग की अगर हम बात करें तो ये होली के अवसर पर आपका खिचड़ी नृत्य करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं साथियों खिचड़ी की बात करूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ क्या है। हालांकि काफ़ी समय हो चुका है इसे बने हुए, लेकिन अभी तक बहुत से छात्रों को इस
तरह का या ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है कि भारत का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ क्या है, तो खिचड़ी आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ राष्ट्र पशु आपका बाघ आ जाता है या पक्षी मोर आ जाता है, इस प्रकार से खिचड़ी हमारा राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो महा हिमालय की जो सर्वाधिक जनजाति आ जाएगी आबादी वाली, तो भोटिया, जिसे अर्धघुमंतु के नाम से भी जाना गया है। लेकिन अगर उत्तराखंड की सर्वाधिक जनजाति मालूम करें तो थारू, कुमाऊं की सर्वाधिक जनजाति मालूम करें तो थारू, गढ़वाल की सर्वाधिक मालूम कर ले तो आपकी आ जाएगी जौनसारी, और महा हिमालय की मालूम कर ले तो आपकी आ जाएगी भोटिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, जौनसार महिलाएं विवाहित लड़की को क्या कहते हैं? जौनसारी लोग यहाँ पर जौनसारी समझ लीजिएगा। जो जौनसारी होते हैं वे विवाहित महिला को या विवाहित लड़की को क्या कहते हैं? तो रयांती। लेकिन कवारी लड़की को क्या कहेंगे? दयांती। तो दोनों का देखना है, विवाहित आ जाए तो रयांती और कुंवारी आ जाए तो दयांती। फिलहाल आंसर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जौनसार लोगों के मामलों का निपटारा कौन समिति करती है? यानी कि जो जौनसार लोग हैं, अगर उनमें आपस में कोई झगड़ा हो या उनके किसी भी विवाद का निपटारा करना हो तो उसके लिए एक समिति गठित रहती है, और उस समिति को क्या कहते हैं? खुमरी समिति। और इसका जो मुखिया होता है उसे सयाना कहा जाता है, यानी कि जो इसका मेन फैसला देगा उसे क्या कहा जाएगा? सयाना कहा जाता है। फिलहाल इसका आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिस्सू मेला। हालांकि बिस्सू मेला एक आपके उत्तरकाशी में भी लगता है और आपके देहरादून में भी लगता है, जो कि जौनसारियों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और महासू देवता आपके जौनसारियों के सबसे पवित्र देवता है, सबसे प्रमुख देवता भी माने गए हैं। फिलहाल क्वेश्चन है, बिस्सू मेला वैसाखी के कितने दिन बाद लगता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बिस्सू मेला आपका वैसाखी के 4 दिन बाद लगेगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, थारू लोग गोत्र को क्या कहते हैं? तो थारू लोग आपके गोत्र को कुरी कहते हैं, यानी कि आपका ये ऑप्शन सही है, कुरी। क्वेश्चन नंबर 23 है, जाड़ भोटिया मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं? तो वैसे भोटियों के अलग अलग प्रकार हैं, तो उसमें एक प्रकार है जाड़ भोटिया, जो कि आपका मुख्य रूप से उत्तरकाशी में निवास करते हैं। हमारा आंसर बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भोटिया लोग क्वेश्चन नंबर 24 है, भोटिया लोग कंडाली उत्सव कितने वर्षों के बाद मनाते हैं? तो भोटिया लोग कंडाली उत्सव आपका 12 वर्षों के बाद मनाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर मैं 12 से मुझे क्वेश्चन याद आ जाता है कि जो आपके राष्ट्रपति जी होते हैं हमारे, तो वे आपके राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य। और लोकसभा में कितने मनोनीत करते हैं? 2। क्वेश्चन ये काफ़ी बार आया हुआ है कि जो राष्ट्रपति जी राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, ऐसा उल्लेख कहाँ से लिया गया है? तो आपके आयरलैंड के संविधान से ऐसा उल्लेख किया गया है। उसके बाद में अगर मैं और बात कर लूँ साथियों, तो मैंने राष्ट्रपति को आपको बारे में पढ़ा दिया होगा। जैसे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, अनुच्छेद 53 में आपका राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है, 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीतियाँ हैं। उसके बाद में मैंने कुछ और मुख्य बताए थे, जैसे 57 एक अनुच्छेद आ जाता है, उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है, कि अगर एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया तो वो बार बार बन सकता है, ऐसा उल्लेख है। जैसे कि आपका अमेरिका है, वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति 2 बार आपके राष्ट्रपति बनेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं होती हैं, जैसे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो और 50 प्रतापक 50 अनुमोदक हो, इस प्रकार से बताया था। उसके बाद मैंने 60 में शपथ लिखाई थी, 61 में महाभियोग लिखाया था, और आपके मैंने 72 में क्षमादान लिखाया था, 108 में संयुक्त अधिवेशन लिखाया था। तो मैंने अच्छे से पढ़ा है, आपने उम्मीद है पढ़ा भी होगा, टेस्ट भी वाला दिया होगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। विवाह अवसर पर भोटिया लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो विवाह अवसर पर भोटिया लोग आपका पोड़ा नृत्य करते हैं। हमारा आंसर बी बिल्कुल सही है, पोड़ा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 26 है, भोटिया विवाह को क्या कहते हैं? तो भोटिया विवाह को दामी के नाम से जानते हैं, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आ रखा है कि भोटिया विवाह को क्या कहते हैं? भोटिया जनजाति के लोग विवाह को क्या कहते हैं? दामी। क्वेश्चन नंबर 27 है,
जाड़ भोटिया किस धर्म के अनुयायी हैं? तो मैंने आपको पहले बताया कई वर्ग बटे हुए हैं भोटियों में, तो उसमें जो जाड़ भोटिये हैं वे आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और आपको तो पता होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी हैं और उनके बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्द ही आपके सामने पेश करूँगा। बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा और एक वीडियो में कंप्लीट बौद्ध धर्म क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ आपका टेस्ट भी हो जाएगा। और किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने साथियों को बताएं जल्दी से जल्द। और अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो हमारे दिए हुए नंबर पर जानकारी लें, क्योंकि उसमें स्पेशल क्लास आपको मिलेगी उत्तराखंड जीएस और हिंदी से संबंधित। तो एक बार पेड कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 28 है, 3 मई को वीर केसरी मेला कहाँ लगता है? तो आपके चोलीथात में 3 मई को वीर केसरी मेला लगाया जाता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लठ भरवा भोज का संबंध किस जनजाति से है? तो आपका लठ भरवा भोज जब विधवा विवाह होता है तो उसके समय पर लठ भरवा भोज कराया जाता है, और जो कि प्रचलित है आपका थारू जनजाति में, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आज का 30वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। तो आपको आगे भी पार्ट मिलते रहेंगे, इसके बाद में मैं जनजातियों का पार्ट 2 और जनजाति का पार्ट 3 भी लेकर आऊँगा, उन्हें देखना ना भूलें। और 3 से 4 वीडियो में आपका बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा जनजाति का समूह, इसलिए उसको ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आप तक मिल जाए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी जनजाति 1962 से पहले तिब्बत से व्यापार करती थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सबको ये याद ही है इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाता है भोटिया, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा आज का टेस्ट। कैसे लगा आपको? प्रतिक्रिया जरूर दें। और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, और लास्ट की वीडियो में मैंने क्वेश्चन मालूम किया था तो हिमांशी ने उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट बताया था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी जी को कब मिला था? 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था, और हिमांशी थपलियाल जी ने उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट बताया था। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य भारत का कौन सा है, यानी कि सबसे कम जनघनत्व किस राज्य का है? सर्वाधिक की मैं बात कर लूँ तो बिहार का आ जाता है, और सर्वाधिक केंद्र शासित में बात कर लूँ तो दिल्ली का आ जाता है। लेकिन आपको न्यूनतम जनघनत्व बताना है किस राज्य का है। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे वीडियो को एक बार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम टॉपिक के साथ।